दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक आपने पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझी होगी, कैसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर से शुरुआत होती है और वास्को डी गामा एट कैलिकट लैंड करते हैं इन 1498 जब हमारे रूलर होते हैं ज़ैमोरिन, कैसे वापस से वो 1501 में आते हैं, उसके बाद कैब्राल, और इसी के बाद में साथ ही साथ क्रोनोलॉजी की कब पोर्टुगीज आते हैं, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। हमने बात करी थी इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज टू कॉम्बैट इस्लाम, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, मैरी इंडियन गर्ल्स, व्हाट प्रॉफिट ही हैज मेक। इसी के साथ मुगल्स जो है वो पोर्टुगीज के भी बाद में आए थे, हमने यहाँ पे ये पॉइंट नोट किया था। इसी के साथ हमने देखा था कि उसके कैब्राल के बाद में अल्मीडा आते हैं, अल्मीडा के बाद में जिनकी ब्लू वाटर पॉलिसी रहती है, फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नर होते हैं अल्फोंसो, जिनको की रियल फाउंडर बोला गया है क्योंकि इनकी पावर इतनी बढ़ गई थी दैट दे एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510, दे अबॉलिश सती, दे इंप्लीमेंटेड परमिट सिस्टम, और साथ ही साथ इनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि ये चुनौतियां देने लग गए थे मुगल साम्राज्य को। फिर हमने इसके स्टार्टिंग में यह भी देखा था कि किस तरीके से केप ऑफ गुड होप के थ्रू नया सी रूट फाइंड आउट किया था वास्को डी गामा ने, और हमने इसके हिस्ट्री में जाके यह भी देखा था कि कैसे वहां पे एक रोमन एम्पायर हुआ करता था जो कि बाद में ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में डिवाइड होता है। उसके बाद में उसका डिक्लाइन शुरू होता है 7th सेंचुरी से, उनके डिक्लाइन से शुरू होता है अरब्स का डोमिनेशन टू इजिप्ट एंड पर्शिया। इस कारण से डायरेक्ट कंट्रोल बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, अरब्स का कंट्रोल आता है, अरब्स रेवेन्यू लेने लगते हैं यूरोपियन से और उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। फिर हमने देखा था कि इंडिया के साथ ट्रेड करना जरूरी भी क्यों है, क्योंकि यूरोपियंस वर डिपेंडेंट ऑन द स्पाइसेस विच दे नीड टू प्रिजर्व देयर मील। मीट का मील रहता था, उसको प्रिजर्व करने के लिए दे रिक्वायर्ड स्पाइसेस। ऑल्सो हमारे यहाँ पे कैलिको, सिल्क बहुत फेमस थे जो कि वो ट्रेड करते थे हमारे यहाँ से। इसी के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में इवेंट होता है इन 1453, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि आज का इस्तांबुल है, इट वाज टेकन ओवर बाय द ओटोमन टर्क। जब ओटोमन टर्क इसको हथिया लेते हैं, इसके बाद में एक वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है बिटवीन टू रिलीजन, दैट इज बिटवीन टू कम्युनिटीज, द यूरोपियंस एंड द ओटोमन टर्क। ओटोमन टर्क वर स्प्रेडिंग इस्लाम एंड द यूरोपियंस वर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ऑल्सो डेट वॉज द टाइम इन यूरोप ऑफ रेनेसा, जब वहां पे एक नई क्रांति चल रही थी कि हमको एक्सप्लोर करना चाहिए वर्ल्ड को, जब वहां पे आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग आ चुकी थी और वहां पे नई नई नेविगेशन टेक्निक्स लोग सीख चुके थे, तो वहां पे एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस शुरू होती है जिसका की रिजल्ट होता है वास्को डी गामा यहां पे लैंड करते हैं। इसी के साथ दोस्तों 1602 में अब एंट्री होने वाली है डच की। दोस्तों डच का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दे वर वॉच्ड आउट वेरी अर्ली बाय द ब्रिटिशर्स। तो दोस्तों जब ये लोग आते हैं, इनकी फर्स्ट फैक्ट्री ये लोग स्टैब्लिश करते हैं इन मसूलीपट्टनम। इनफैक्ट हम इस मैप से सारे के सारे डच सेटलमेंट्स इंडिया में देख सकते हैं। देखिए ये जो मैप है ये आपको डच सेटलमेंट के बारे में बताएगा। तो देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था मसूलीपट्टनम का, तो मसूलीपट्टनम यहां पे एग्जिस्ट करता है, यह आंध्र प्रदेश इन 1616। इसी के बाद में नीचे चलें तो पुलिकट में 1600 में, इसी के बाद और नीचे चले तो नागापट्टनम, जाफना अगर श्रीलंका की बात करें, त्रिनकोमाले। तो यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से डच के सेटलमेंट्स थे। एंड नाउ एज दे वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ऑलरेडी जो ट्रेड कर रहे थे दैट इज पोर्टुगीज, जो उनके लिए थ्रेट बनने लगे। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने कुछ इवेंट ऐसे भी करे जैसे नागापट्टनम नियर मद्रास, उन्होंने इन कुछ जगहों को पोर्टुगीज से ले लिया और ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया इन साउथ इंडिया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे एंग्लो डच राइवलरी, मतलब कि इंग्लिश और डच के बीच में राइवलरी शुरू होती है, और फिर आगे चल के कैसे इंग्लिश और डच के बीच में एक ट्रीटी होती है, कैसे यहाँ पे डाउरी या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस बना के यहाँ पे इनकी वॉर खत्म की जाती है, या फिर मैं बोलूं डच को एलिमिनेट कर दिया जाता है, डच को दे दिया जाता है इंडोनेशिया और इंग्लिश सेटल हो जाते हैं या ट्रेड के राइट्स ले लेते हैं पूरे इंडिया में। और इसी एंग्लो डच राइवलरी का एक बैटल अगर आप याद रखना चाहें तो जरूर रख सकते हैं, बैटल ऑफ हुगली, जो कि फाइनल बैटल थी बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश, दैट इज इन नवंबर 1759। एंड इनफैक्ट आप एक चीज और भी ध्यान रख सकते हैं कि डच जो है दोस्तों दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया, दे वर मेनली कंसर्न विद द ट्रेड पर्पस एंड ऑल्सो दे वर कंसर्न विद स्प्रेडिंग देयर रिलीजन। तो यहां पे ये चीज हमको समझना पड़ेगी कि इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पोर्टुगीज का हम देखेंगे, जैसे इंग्लिश का हम देखेंगे, ये अगर ये अपने पूरे एक इंटेंशन से यहां पे आए थे एम्पायर बिल्ड करने के लिए, एंड दे फाइनली डिड इट। दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इंग्लिश पे।
इंग्लिश की विक्ट्री स्पेनिश अर्माडा में होती है इन 1588 और जैसा कि हर यूरोपियन देश अपनी अपने मर्चेंट एडवेंचरर्स की एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वॉयजेस भेज सके टुवर्ड्स द ईस्ट, ताकि नए नए सी रूट्स को फाइंड आउट करके ट्रेड बढ़ाया जा सके। तो एग्जैक्टली इंग्लिश मतलब कि ब्रिटेन में भी ऐसा ही कुछ होता है। इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ का शेयर होता है, एक चार्टर के थ्रू एक कंपनी फॉर्म की जाती है और उनको राइट दे दिए जाते हैं, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स उस कंपनी को, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इनिशियली इनको 15 साल की मोनोपोली ग्रांट की जाती है और इसको 1609 में इनडेफिनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। और फिर जब हमने गवर्नर जनरल्स की पूरी सीरीज कंप्लीट करी थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से चार्टर्स के थ्रू ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है और आगे चीजें जैसे भी चलेंगी क्योंकि पूरी फ्रीडम स्ट्रगल ही इंग्लिश पे बेस्ड है। तो यहां पे बात करते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश ने इंडिया में फुट होल्ड जमाया। दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंस, जैसा कि आप देख सकते हो 1609 में, ये आप देख सकते हो ये जहांगीर साहब बैठे हैं, ये विलियम हॉकिंस है। तो यहां पे कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में इन 1609, मगर जो मिशन था उनका टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत वो सक्सीड नहीं हो पाया क्योंकि पोर्टुगीज उस टाइम तक बहुत बड़ी पावर थे, उनके अपोजिशन के कारण यहां पे ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर 1611 में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि इंग्लिश इनकी सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं एट मसूलीपट्टनम। ये वही मसूलीपट्टनम है जो अभी हमने हाल ही में पोर्टुगीज के बारे में बात करी है। अब मैं आपको बताता हूं पोर्टुगीज और इंग्लिश का कैसा वहां पे सिनारियो चल रहा था, मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मसूलीपट्टनम को लेने के बाद में साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे यहां पे इन्होंने फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर ली है मसूलीपट्टनम पे और ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर ली है। इसी के साथ में 1612 की अगर बात करें, मतलब आप देख सकते हो कितनी जल्दी जो है इंग्लिश ने प्रोग्रेस करी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसी फेवरेबल सिचुएशन भी रही। तो 1612 में कैप्टन थॉमस जो थे उन्होंने पोर्टुगीज को डिफीट भी कर दिया एट सूरत। मगर सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के बाद में भी दोस्तों जो इंग्लिश कंपनी है उनकी जो प्रोग्रेस है वो इतनी स्मूथली नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स दोस्तों जब पोर्टुगीज आए थे तो उनके अपोजिशन में कोई नहीं था, मगर अब जब इंग्लिश आ रहे हैं तो पोर्टुगीज भी है, डच भी है, तो इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो यहां पे एक बहुत बड़ा अलायंस होता है। जो बॉम्बे था उस समय का, वो बॉम्बे गिफ्ट कर दिया जाता है टू किंग चार्ल्स टू। ये किंग चार्ल्स टू किसके किंग है? ब्रिटेन। कौन कर देता है? किंग ऑफ पुर्तगाल। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पुर्तगाल ने जो अपनी पावर है वो किंग चार्ल्स टू के हाथ में, मतलब ब्रिटिशर्स, मतलब कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दी। और इसी मैरिज अलायंस के बाद से जो इंग्लिश है वो अपना डोमिनेंस यहां पे क्रिएट करता हुआ दिखेगा। जैसे इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश कंपनी ने बहुत सी अपनी पोजीशन इंप्रूव करी, जैसे एक और एग्जांपल हमको देखना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ गोल्डन फरमान। ये गोल्डन फरमान इशू करा गया था बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632। आप देख सकते हो कितनी जल्दी इंग्लिश जो है वो अपना प्रोग्रेस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ था कि 500 पगोड़ा एक साल में आपको देने और आप पोर्ट ऑफ गोलकोंडा पे फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। इसी के बाद 1639 में चंद्रगिरी, इसी के बाद में मद्रास में फैक्ट्री फोर्टिफाइड फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है, जिसको कि आज हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ आगे चल के मसूलीपट्टनम को रिप्लेस कर दिया जाता है और इसी फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास को नया सेंटर बना लिया जाता है। दे ऑल्सो स्टार्टेड एंड एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द ईस्ट। उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, जैसे हरिहरपुर महानदी डेल्टा के साइड, बालासोर ओडिशा इन 1633। तो यही वो टाइम पीरियड है जब इंग्लिश अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। अब जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो होता है डोमिनेंस क्रिएट कर लेते हैं ये लोग अपना बंगाल पे। अब बंगाल क्यों मैं आपको अलग से इतना इंपॉर्टेंस देके बता रहा हूं? बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज अ लार्ज एंड रिच प्रोविंस इन इंडिया। लार्ज का मतलब ये है दोस्तों, ये उस टाइम का बिहार, ये उस टाइम का ओडिशा, ये उस टाइम का झारखंड, ये उस टाइम का पूरा एक देश दैट इज बांग्लादेश, ये मिलके बनता था बंगाल। तो ये जो इतना बड़ा देश था दोस्तों, यहां पे कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल अगर इंग्लिश को मिल जाता तो यहां पे इंग्लिश मर्चेंट बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेक कर पाते। तो यहां पे कहानी शुरू होती है कि शाह सुजा जो उस समय के सूबेदार या फिर आप गवर्नर समझ सकते हैं बंगाल के, जो 1651 में उस समय के गवर्नर थे,
उन्होंने बंगाल में इंग्लिश को ट्रेड करने की इजाजत दे दी, अगेन इन रिटर्न ऑफ कुछ पेमेंट। फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करने लग गए इंग्लिश, दैट इज एट रिवर हुगली और बहुत सारी अदर प्लेसेस जैसे राजमहल, कसीम बाजार, पटना। मगर फिर क्या होता था दोस्तों कि इनका जो ट्रेड है अभी भी इतना स्मूथली मूव ऑन नहीं कर रहा था। इन पे बहुत सारे चेक पोस्ट पे इनको रेवेन्यू देना पड़ता था, यहां पे इनकी बहुत सारे टोल्स लगा दिए थे मुगल्स ने। तो फाइनली क्या होता है, आगे चल के 1686 में मुगल जो है वो हुगली कैप्चर कर लेते हैं इनसे। अब इन रिटेलिएशन इंग्लिश भी क्या करते हैं कि जो इंपीरियल फोर्ट एट थाना होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। मगर फिर क्योंकि उस टाइम मुगल बहुत बड़ी पावर थी तो उनको बाहर कर दिया जाता है, हुगली से भी हटा देते हैं, एक अनहेल्दी लोकेशन पे भेज देते हैं नियर रिवर गंगा। फिर वापस से एक कंपनी के एजेंट आते हैं चारनॉक, वो ट्रीटी साइन करने की कोशिश करते हैं मुगल से, सक्सेसफुली कर भी लेते हैं, इंग्लिश फैक्ट्री और ट्रेड करने की उनको वापस से इजाजत मिल जाती है। मगर जो 1686 के बाद में सबसे बड़ा इवेंट होता है वो सीधे होता है 1715 में, जब आप नाम सुनोगे फारूक सियार का। फारूक सियार एक फरमान, इनफैक्ट 3 फरमान बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए इशू कर देते हैं, जो कि इनको प्रिविलेज दे देता है उस समय के 3 सबसे बड़े और सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस में। एक तो है बंगाल, दूसरा है गुजरात और तीसरा है हैदराबाद। और इन्हीं फरमान्स को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहां के बाद से ये कंपनी इतनी डोमिनेंस क्रिएट कर लेगी कि ये पूरा का पूरा एक देश हथिया लेगी। तो दोस्तों बंगाल में कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है इस फरमान के थ्रू इन पे से कस्टम ड्यूटी हटा दी जाती है, कंपनी को दस्तक प्रोवाइड कर दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में मार्क करना है। यहां पे कंपनी को दस्तक परमिट कर दी जाती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कंपनी को परमिट कर दिया जाता है टू रेंट मोर लैंड अराउंड कैलकाटा। हैदराबाद में कंपनी रिटेन करती है जो भी उसके पहले प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम हुआ करता था कि उनको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगी ट्रेड करते हुए, और एक प्रिवेलिंग रेंट जो है वो सिर्फ मद्रास के लिए देना पड़ता था। सूरत में भी कुछ एनुअल पेमेंट 10-15 हजार रुपए देके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको सारे लिवाए जितनी भी ड्यूटीज लगाई जाती थी मुगल प्रोविंस के, मुगल साम्राज्य के द्वारा, वो भी हटा दी गई। ऐसा भी बोल दिया गया कि जो मुगल एम्पायर है उसमें कंपनी के कॉइन्स जो है उसको मान्यता मिलेगी और बॉम्बे में जो प्रिंट कर रही है कंपनी उसी को हम लोग चलाएंगे। तो बेसिकली आपने भी ये समझा कि कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे स्टैब्लिश करी थी, मसूलीपट्टनम। उसके बाद भी उनके पास फ्री हैंड नहीं आया था। फिर आगे चीजें मूव ऑन करती हैं, वो अपने गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, फोर्ट सेंट जॉर्ज को स्टैब्लिश करते हैं एट मद्रास। उसके बाद में मसूलीपट्टनम से वहां पे अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं। हमने देखा मैट्रिमोनियल अलायंस किस तरीके से होता है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बालासोर में और अलग अलग जगह इवेंट होते हैं जहां पे ये लोग डायरेक्ट मुगल से टसल करते हैं, फिर आगे जाके वापिस ट्रीटी करते हैं, और फाइनली फारूक सियार का हमने फरमान देखा जो कि मेजर पावर देता है इंग्लिश को। दोस्तों जब हम ये पूरी कहानी पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि हम वर्ल्ड लेवल या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था इसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। तो वहां की जो वर्ल्ड लेवल पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो ब्रिटेन और फ्रांस की टसल चल रही थी वो आपको सीधे सीधे इंडिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पैरेलल टू इंग्लिश इंडिया में एंटर करने वाली है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है इन 1664 अंडर लुइस 14, जैसा कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और 1668 में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री खोलती है, अगेन एट सूरत। इसी के बाद में ये बहुत सारे और भी सेटलमेंट्स करते हैं अपने, जैसे मसूलीपट्टनम में 1669 में, अगेन सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से ये लोग भी पेटेंट ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ के 1673 में दे ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, ये मुगल सूबेदार होते हैं बंगाल के, ये उनसे परमिशन ले लेते हैं कि हम यहाँ पे एक टाउनशिप स्टैब्लिश करेंगे एट चंद्रनागौर नियर कैलकाटा, उनको वो परमिशन मिल जाती है। और फाइनली ये पौंडीचेरी को अपना नर्व सेंटर बना लेते हैं। और फाइनली दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दैट फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एट वेरियस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको ब्लू वाला जो दिख रहा है ये आपको फ्रेंच सेटलमेंट्स बताएगा इन इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कराईकाल का एरिया दिख रहा होगा, ये रहा कराईकाल इन 1739। आपको यहाँ पे बालासोर देखने को मिलेगा, कसीम बाजार देखने को मिलेगा, माहे देखने को मिलेगा। इन सब जगह पे फ्रेंच ने अपनी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली थी। एंड आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ पौंडीचेरी, जैसा मैंने आपको बताया, कब लिया था उन्होंने, 1674 में। दोस्तों इसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इन 1693, जब
डच लोग इन फ्रेंच से पौंडीचेरी को ही छीन लेते हैं। जैसे मैंने बताया फ्रेंच का नर्व सेंटर था पौंडीचेरी, मगर फ्रेंच अब अकेले तो थे नहीं, पोर्टुगीज थे, इंग्लिश थे, डच थे। तो डच ने इनके साथ लड़ाई कर ली और क्योंकि पावर डोमिनेंस का गेम चल रहा था और इनसे पौंडीचेरी छीन लिया। हालांकि ऑफ ट्रीटी ऑफ रिस्विक एक ट्रीटी का नाम है जिसके थ्रू इनको वापस पौंडीचेरी लौटा दिया गया था। मगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो बैड टर्न है वो नहीं रुकते, ये स्पेन की वॉर में इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद में एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब कि इंग्लिश और फ्रेंच के साथ जो वॉर है वो बढ़ने लग जाती है। ऑफकोर्स सुप्रीमेसी दिखानी है। इन वॉर्स को नाम दिया गया है कार्नेटिक वॉर्स। इस कार्नेटिक वॉर को नाम दिया था यूरोपियंस ने, क्योंकि ये वॉर होती थी कोरोमंडल कोस्ट पे। कोरोमंडल कोस्ट मतलब ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का हिंटरलैंड। तो यहां पे बेसिकली 3 कार्नेटिक वॉर्स होती हैं और थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होती है उसमें इंग्लिश जीत जाते हैं। इसको बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश भी बोला जाता है, वॉन्डी वॉश इन तमिलनाडु, जो कि हुई थी थर्ड कार्नेटिक वॉर इन 1760। हालांकि जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है तो वापस से अगेन देखो दोस्तों, जैसे डच ने वापस दे दिया था ना फ्रेंच को कि ठीक है यार ले लो पौंडीचेरी, वैसे ही ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जब होती है 1763 में, तो वापस से फ्रेंच को उनकी फैक्ट्रीज दे दी जाती हैं जो भी उनके पास इंडिया में थी। मगर उसके बाद कभी भी जो फ्रेंच लोग हैं वो कभी भी पावर में नहीं आए और इस तरीके से कभी भी इंग्लिश के सामने कोई भी बड़ी पावर नहीं बन पाई। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि इंग्लिश ने यहां पे सक्सेस ले ली और फ्रेंच यहां पे फेल हो गया। तो जैसे कुछ यहां पे रीजंस दिए जाते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला अगर मैं बताऊं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, वहीं जो अभी हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी वो गवर्नमेंट कंट्रोल थी। तो जितने भी डिसीजन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी ले सकती है, इफिशिएंटली ले सकती है, वो एक गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकती। तो हमको यहां पे भी उस चीज का असर देखने को मिला। फिर बात करते हैं नेवी। जो इंग्लिश की नेवी थी इट वॉज फार सुपीरियर देन द फ्रेंच नेवी, जिसने कि उनको एक अपर हैंड दिया। थर्डली इंग्लिश के पास में दोस्तों बहुत सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, जैसे कैलकाटा, जैसे बॉम्बे, जैसे मद्रास। और फ्रेंच के पास क्या था? सिर्फ पौंडीचेरी। इसी के बाद में फ्रेंच जो थे दे हैड वेरी फ्यू लीडर्स। जैसे आपने सुना होगा लॉर्ड डुप्लेक्स के बारे में, ये वही डुप्लेक्स है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस टू द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड टुवर्ड्स द कार्नेटिक रूलर इनको देने की कोशिश की थी। ये मैंने आपको सब्सिडरी अलायंस में समझाया भी कि डुप्लेक्स साहब का क्या रोल था, फिर लॉर्ड वेलेस्ले साहब ने कैसे इनकी ये स्कीम को या फिर पॉलिसी को रिफाइन करके सब्सिडरी अलायंस में कन्वर्ट कर दिया। इस कारण से लॉर्ड वेलेस्ले को बोला जाता है कि ही इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस, जबकि ये लॉर्ड डुप्लेक्स थे फ्रेंच गवर्नर। तो दोस्तों यहां पे जो फ्रेंच थे वहां पे ज्यादा लीडर्स नहीं थे इनके पास। मगर वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो सर एरे कूटे, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव जैसे खतरनाक लीडर्स इनके पास मौजूद थे, जो कि इनको इंग्लिश को सक्सीड करवाने में हेल्प कर रहे थे। फिर बात करते हैं आखिरी में डेन्स की। डेन्स दोस्तों सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बेसिकली दे फाउंडेड अ फैक्ट्री एट ट्रेंकोबार नियर तेंजोर इन 1620। इसी के साथ ये लोग कैलकाटा में भी अपने एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और कैलकाटा को ही इनका हार्ट बोला जा सकता है। ये दे आर बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दे आर मोर कंसर्न विद द रिलीजियस एक्टिविटी देन द ट्रेडिंग एक्टिविटी। और यही सारी डेनिश फैक्ट्रीज दोस्तों फाइनली सोल्ड आउट कर दी जाती हैं टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1845 और डेन्स जो है वो पूरे यहां ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। So this was a very short story in these 2 lectures about the advent of Europeans in India. Hope you like this lecture. In the end, keep shining. Have a good day.